अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन। इसमें हम पहले देखेंगे इंडिया और यूएसए के रिलेशंस। तो यूएस जो था वो ओनली सुपर पावर था पूरे वर्ल्ड में जब यूएसएसआर कोलैप्स हो गया। और यूएसए के पास माना जाता है इतनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था कि जो यूएस है वो हमेशा से पाकिस्तान की तरफ थोड़ा सा सॉफ्ट हार्टेड रहा है, लेकिन इंडिया के साथ भी उसके जैसे जैसे टाइम पास हुआ है क्लोज और फ्रेंडली रिलेशंस हो चुके हैं। हम उनके साथ अब ट्रेड भी बहुत सारा करते हैं, खासकर वेपन्स के लिए। और भी चीज़ें इसमें अब हम आगे देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब दोनों ही इंडिया और यूएसए में ये सिमिलैरिटी है कि वो दोनों ही वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज़ हैं। इंडिया को माना जाता है ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन और यूएस को बोला जाता है यंगर सिविलाइजेशन। जब इंडिया ने बर्थ लिया एज ए न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री 1947, यूएसए ऑलरेडी हाफ एन सेंचुरी का हो चुका था, मतलब यूएसए पहले ही बन चुका था और 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंस होने के बाद एक नई कंट्री के तौर पर उभरा। फिर धीरे धीरे करके जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उस टाइम पे उसने कोल्ड वॉर फेस करा, जिसमें हम पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दो पावर ब्लॉक्स थे, यूएसए और यूएसएसआर। पूरा वर्ल्ड उन दोनों में ही डिवाइडेड था। वेस्ट साइड की कंट्रीज़ ने यूएसए को चूज़ किया हुआ था और ईस्टर्न साइड की कंट्रीज़ ने यूएसएसआर को। तो इंडिया ने इसमें नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को अपनी पॉलिसी बना के फॉलो करा। इसके अलावा इंडिया जो है यूएस की काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस थी कोल्ड वॉर के टाइम पे, जैसे सीटो, सेंटो। पाकिस्तान ने इन्हें चूज़ करा था, इन्हें ज्वाइन भी करा था। उसके बाद ही पाकिस्तान को मिलिट्री एड मिली थी यूएसए की तरफ से। लेकिन इंडिया इन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन को लेकर हमेशा से क्रिटिकल रहा है, मतलब उसको क्रिटिसाइज़ किया है। उसने उसको इतना ज़्यादा फॉलो नहीं करा और ना ही ज्वाइन करा था। लेकिन पाकिस्तान इन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन का एक एक्टिव मेंबर था। अब हम 3 पर्सपेक्टिव के साथ इंडिया और यूएस के रिलेशंस देखते हैं। तो पहले कश्मीर का प्रॉब्लम, फिर ट्रेड का देखेंगे और फिर न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर। तो कश्मीर की अगर बात करें तो हमने देखा है 1947 में कश्मीर के चक्कर में पाकिस्तान ने सबसे पहले वॉर किया था इंडिया पे। फर्स्ट वॉर था उन दोनों के बीच में डायरेक्ट। लेकिन इसमें अभी यूएस ने पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज नहीं करा था, लेकिन एंड में धीरे धीरे करके 1971 तक यूएस ने पाकिस्तान की तरफ अपना टिल्ट शिफ्ट करता हुआ दिखा दिया था कि वो उसी के साइड है और उसी की इंटरेस्ट को सर्व कर रहा है, उसी को वेपन सप्लाई कर रहा है, ये सब। उसके बाद दूसरा इशू आता है यूएस के आर्म्स ट्रांसफ़र, यानी कि वेपन्स को लेकर जो ट्रेड है दोनों के बीच में। जैसे ही पाकिस्तान ने सीटो सेंटो को ज्वाइन कर लिया था, उसको मिलिट्री हेल्प मिलने लग गई थी यूएस की तरफ से। उसके बाद जितनी हमारी वॉर हुई पाकिस्तान के साथ, 1965 वाली, 1971 वाली, दोनों में ही उसे मिलिट्री वेपन्स मिले हैं यूएस की तरफ से। बहुत सारा $मिलियन भी मिले थे उसको यूएस की तरफ से। फिर धीरे धीरे करके एडवांस्ड वेपन्स जो थे वो भी यूएस ने पाकिस्तान को सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। अब इसको देखते हुए इंडिया ने भी फिर आर्म्स रेस स्टार्ट कर दी, क्योंकि उसने भी फिर अपने न्यूक्लियर वेपन्स कैपेबिलिटी बढ़ानी स्टार्ट करी। क्योंकि उसके साथ अगर इतने सारे वॉर्स हो रहे थे तो उसको भी अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़, मिलिट्री पावर स्ट्रेंथन करनी थी। उसके लिए ही इंडिया ने 1974 में अपना पहला पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया था। उसके बाद 1995 में होना था, लेकिन यूएस ने उसे डिटेक्ट कर लिया था और वो नहीं हो पाया। फिर हमारा सेकंड हुआ पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट 1998 में। हालांकि दोनों ने ही अपने न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल नहीं करे थे वॉर्स में। उसके बाद ये देखते हुए कि इंडिया भी अपना टेस्ट कर रहा है, न्यूक्लियर टेस्ट कैपेबिलिटीज़ बढ़ा रहा है, तब यूएसए ने पूरी दुनिया पे एनपीटी 1968 में जो ट्रीटी थी वो इम्पोज कर दी थी। इसे बोलते हैं न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसमें ये बोला गया था कि जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, जो 5 ही हैं, यूएस, यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना, सिर्फ इन्हीं के पास पावर होगी और कैपेबिलिटी होगी कि यही लोग न्यूक्लियर टेस्ट कर पाएंगे। लेकिन इंडिया ने इस ट्रीटी को कभी साइन नहीं करा और रिफ्यूज़ कर दिया, अपोज भी करा, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा दे रही है कि केवल न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स ही न्यूक्लियर टेस्ट करेंगी। इसलिए फिर इंडिया ने अपना पीसफुल नाम से रखा एक्सप्लोजन न्यूक्लियर टेस्ट, जो उसने 1974 में कर लिया था।
ओबियसली अब इस चीज़ को सराहेगा नहीं यूएस, तो उसने इस चीज़ पे अपोजिशन नहीं जताया था, क्योंकि इंडिया बीइंग अ नॉन न्यूक्लियर स्टेट उसने फिर भी न्यूक्लियर टेस्ट करा। लेकिन हमने अपना मकसद क्लियर कट रखा था कि हम पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर रहे हैं और कभी भी नो फर्स्ट यूज़ रखे अपनी पॉलिसी रखेंगे, यानी कि कभी भी पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके बाद कोल्ड वॉर का टाइम आता है जिसमें सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है 1991 में। लेकिन इस कोल्ड वॉर के टाइम पे इंडिया पे क्वेश्चन उठते हैं उसकी पॉलिसी को लेकर, जो थी नॉन अलाइनमेंट। उसके बाद अब जब कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया उसके बाद भी इंडिया के यूएस के साथ जो रिलेशन थे वो डोल ड्रम्स में थे, यानी कि कभी अच्छे हो गए, कभी किसी चीज़ को लेकर दोनों अपोज करते थे एक दूसरे को, ऐसे। उसके बाद क्या होता है, अब यूएस के प्रेशर में आकर ही इंडिया ने क्या करा, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन किया, यानी कि एलपीजी 1991 में इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसके बाद दोनों के रिश्तों में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हुई। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद दोनों देशों के बीच में ट्रेड बढ़ गया, दोनों ही इंडियन मार्केट में अपना पार्टिसिपेशन दिखाने लग गए और इंडिया का भी यूएस मार्केट में रुझान देखने को मिला। इंडिया मार्केट जो है वो काफ़ी सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं या बहुत सारा बिजनेस अट्रैक्ट कर रही थी फ्रॉम यूएस, जिससे कि दोनों के रिश्तों में सुधार हुई। अगर यूएस जो है वो एक लार्जेस्ट सोर्स बना फॉरेन इन्वेस्टमेंट का इंडियन मार्केट को लेकर, और लार्जेस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पे इंडिया के एक्सपोर्ट्स भेजे जाते हैं। अब अगर डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें तो वैसे तो हम ज़्यादातर अपने वेपन्स के लिए रशिया पे डिपेंडेंट रहते हैं, लेकिन अब थोड़ा बहुत हम डिफेंस में ट्रेड यूएसए के साथ भी करते हैं। और जब हमने देखा कि जैसे वियतनाम पे यूएसए ने अटैक करा था, इन्वेड करा था, वैसे ही एक बार सोवियत यूनियन ने भी अफ़गानिस्तान पे अपने ट्रूप्स रख दिए थे। तो उसके बाद से यूएस ने उस पर प्रेशर डाला कि वो एक नॉन अलाइंड कंट्री थी, अफ़गानिस्तान एक नॉन अलाइंड कंट्री थी, उस पर सोवियत यूनियन ने जाके अपना इन्वेजन दिखाया। तो यूएस उसे हमेशा से बोलती थी, उस पर प्रेशर डालती थी कि वो अपने ट्रूप्स वहाँ से निकाले। इसके लिए उसने इंडिया की भी हेल्प मांगी कि भाई वो हम लोग रशिया से रिक्वेस्ट करें कि वो अपने फटाफट वहाँ से ट्रूप्स निकाले। लेकिन हमने कभी इतना ज़्यादा प्रेशर रशिया पे डाला नहीं, क्योंकि हमने देखा है टाइम टू टाइम उसने ही हमारा साथ दिया है। फिर इस चीज़ के लिए यूएसए ने पाकिस्तान को चूज़ किया। उसने पाकिस्तान की मदद मांगी कि वो रशिया को अफ़गानिस्तान से बाहर निकाले, लेकिन पाकिस्तान ने उसे एक टेररिस्ट हब बना दिया, क्योंकि उसने मुजाहिदीन्स को, जो अफ़गान गुरिल्ला थे, उनको ये काम सौंपा कि वो सोवियत यूनियन के ट्रूप्स को अफ़गानिस्तान से बाहर निकाले। लेकिन इन सब चक्कर में अफ़गानिस्तान एक टेररिस्ट सॉइल बन गया, जहाँ से टेररिस्ट लोग निकल कर आने लग गए। और जब सोवियत यूनियन ने अपने ट्रूप्स अफ़गानिस्तान से निकाल लिए थे, विड्रॉ कर लिए थे, तो फिर जितनी इम्पोर्टेंस यूएसए ने पाकिस्तान को पहले दे रखी थी अब वो नहीं रही। उसके बाद अब दोनों के बीच में जिस चीज़ की वजह से नहीं बनती है इंडिया और यूएस, वो एक रीज़न ये भी है कि इंडिया एक्सपेक्ट करता है यूएस से कि वो पाकिस्तान को जल्द ही टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कर दे, क्योंकि सबको पता है वो एक टेररिस्ट सॉइल है। इंडिया ने बहुत सारे एडिक्वेट एविडेंस भी दिए, लेकिन उसके बावजूद यूएस ऐसा कोई डिक्लेरेशन अभी तक नहीं करता है और ना उसने करे हैं। बल्कि ऐसे भी हमें एविडेंस मिल रहे हैं जिसमें यूएस से ही मिलिट्री असिस्टेंट, इकोनॉमिक असिस्टेंस प्रोवाइड करता है पाकिस्तान को 1980s के बाद से। अब क्या होता है कि पहला टेस्ट हमने कर लिया था 1974 में पोखरन में, दूसरा टेस्ट हम करने वाले थे 1995 में, लेकिन यूएस के प्रेशर के अंडर आकर, और यूएस ने डिटेक्ट भी कर लिया था, इसलिए हम वो सक्सेसफुली नहीं कर पाए। तो इंडिया ने अपना सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट करा 1998 में, पोखरन 2 बोलते हैं उसे, पोखरन 2 टेस्ट, न्यूक्लियर टेस्ट ही था ये भी। तो अब इसके बाद से क्या हो गया, दोनों के बीच में डार्क क्लाउड्स आ गए, दोनों के रिश्तों में अब दोबारा से काले बादल छा गए, क्योंकि ऑब्वियसली यूएस को ये चीज़ नहीं पसंद आई, क्योंकि उसने तो एनपीटी लागू कर रखी थी जिसमें नॉन न्यूक्लियर स्टेट न्यूक्लियर टेस्ट कर ही नहीं सकती। अब हम पढ़ेंगे दोनों के रिश्ते कहाँ से कैसे सुधरने स्टार्ट हुए। तो इंडिया को और यूएसए को थोड़े टाइम के बाद रियलाइज़ हो गया कि अब जितने भी हमने न्यूक्लियर डेवलपमेंट्स कर लिए हैं वो वापस तो लिए जा सकते नहीं हैं। इसलिए यूएस ने भी रियलाइज़ करा धीरे धीरे करके कि ये फ़ायदा ही है अगर हम एक इकोनॉमिकल और डेमोक्रेटिकली स्टेबल और मिलिट्री में पावरफुल इंडिया के साथ रिलेशंस सुधारते हैं। तो उन्होंने फिर 2000 से, यानी कि 2000 से रिलेशनशिप नए तरीके से स्टार्ट करे दोनों ने आपस में।
क्योंकि यूएसए ने रियलाइज़ कर लिया था, याद रखना है आपको, कि ये एक हम उसका भी फ़ायदा ही है अगर वो इंडिया जैसी जो मिलिटरली, इकोनॉमिकली, डेमोक्रेटिकली एक स्टेबल कंट्री है यहाँ इन्वेस्ट करे, यहाँ अपनी फ्रेंचाइजी निकाले अपनी कंपनीज़ की। इसके अलावा यूएस ने इंडिया को इसलिए भी सराहाया है क्योंकि इंडिया ने जो अपनी एलओसी है, हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है, जिसने कश्मीर को डिवाइड कर रखा है, एक तरफ पीओके है और एक तरफ है हमारा इंडिया वाला कश्मीर जो इंडिया के हिस्से है, उसको हमने कभी क्रॉस नहीं करा है और हमेशा हमने कश्मीर के इशू को लेकर पाकिस्तान को यूएन में ही खड़ा करा है। के बाद जो इन दोनों के रिश्तों में एक टर्निंग पॉइंट था वो था 11 सितंबर 2001 में जो हुआ था वो किस्सा। अब वो क्या था, टेररिस्ट स्ट्राइक की गई थी यूएस पे, उसके 4 बिल्डिंग्स पे आई गेस या 5 थी पता नहीं, बेसिकली उसकी बिल्डिंग्स पे 11 सितंबर 2001 को टेररिस्ट अटैक करा गया। इंडिया ने उसको अनकंडीशनल सपोर्ट प्रोवाइड करा इस टाइम पे। क्यों? क्योंकि इंडिया भी अगेंस्ट है टेररिज्म के हर रूप में। इसके बाद से दोनों के रिश्तों में जो है वो थोड़ा सुधार देखने को मिला। यूएस पे स्ट्राइक होने के बाद फिर अगले टेररिस्ट स्ट्राइक हुआ 13 दिसंबर 2001 में इंडियन पार्लियामेंट में। उसके बाद तो हमने डिसाइड ही कर लिया था कि अब तो पाकिस्तान को हमें टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करना ही करना होगा और हमने फिर पाकिस्तान को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए टेस्ट करने लग गए। लेकिन हमारे पार्लियामेंट पे जब अटैक हुआ तब यूएस ने ऐसा कुछ बड़ा हमारा सपोर्ट करा नहीं था। तब जाके हमें समझ आया कि अमेरिका की एक डबल स्टैंडर्ड देखने को मिले हैं टेररिज्म के रिगार्डिंग, यानी कि उसके जो दोगलापन है वो देखने को मिला। लेकिन हमने भी अपने इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन सुधारने के लिए उस टाइम पे, राजीव गांधी के टाइम पे, वाजपेयी के टाइम पे, हमने बहुत सारे विजिट वहाँ पे करने स्टार्ट कर दिए थे। बस रूट, रेल रूट और इसके अलावा एयर रूट, ये सब हमने पाकिस्तान के साथ खोल दिए थे। लेकिन जब हमारे इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक हुआ तब हमने ये सारी चीज़ें बंद कर दी थी। इसके बाद इंडिया ने, अब क्योंकि अमेरिका ने हमारा साथ नहीं दिया टेररिज्म के अगेंस्ट पाकिस्तान के, तो हमने भी इंडिया ने भी क्या करा था, अपने ट्रूप्स भेजने से मना कर दिया था इराक में। जब कुवैत वॉर चल रही थी और इराक में भी एक बार वॉर हुई थी जिसमें इंडिया ने साफ मना कर दिया था कि मैं अपने ट्रूप्स नहीं भेजूंगा। क्योंकि एक तो पहली बात, यूएन ने मेरे को रिक्वेस्ट करानी है कि इंडियन ट्रूप्स को भी इराक में भेजा जाए कुवैत को फ्री कराने के लिए। ये जो एक मिशन था ये यूएस की तरफ से, जिसमें बहुत सारी 70+ मिलिट्री फोर्सेस गई थी एक साथ वहाँ पर लड़ने के लिए इराक में। तो इंडिया ने मना कर दिया था, मैं अपने ट्रूप्स नहीं भेज रहा हूँ क्योंकि यूएन ने मुझे रिक्वेस्ट करानी, यूएन ने मुझे बोला नहीं है। और फिर ऐसे ही किसी की भी, यानी कि उसने ये इशारा किया था यूएस की तरफ, तो उसकी ऑर्डर पे तो मैं नहीं चलूँगा।